पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सोनेट जिसका नाम है ओzymandias। ये जो सोनेट है ओzymandias ये पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया 1817 में, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया उसके अगली साल 1818 में हंट के द्वारा दी एग्जामिनर पत्रिका में। ओzymandias कौन दिखाया जाता है? इसमें एक ग्रीक एम्परर दिखाया जाता है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा है, Who is the poet of Ozymandias? ओzymandias के कवि कौन है, किसने लिखा? तो पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है ओzymandias क्या है? ये एक सोनेट है, 14 लाइनों की पोइम है, छोटी सी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज ओzymandias? ओzymandias किस प्रकार का सोनेट है? तो ये एक इरेगुलर सोनेट है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ओzymandias रेफर्स टू विच हिस्टोरिकल रूलर? यानी कि ओzymandias किस ऐतिहासिक शासक को यहाँ पर रेफर करता है? तो रैमसेस सेकंड को, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द स्टैचू फाउंड इन द पोइम? कविता में मूर्ति कहाँ पाई जाती है? तो एक रेगिस्तान में पाई जाती है। मूर्ति किसकी होती है? ओzymandias की होती है, किंग ओzymandias। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, हु नरेश द स्टोरी ऑफ द स्टैचू? मूर्ति की कहानी कौन सुनाता है? तो एक यात्री सुनाता है, ट्रैवलर हो जाएगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा समझ लीजिए। बोला गया, टू बास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन सजेस्ट, एक किस चीज का संकेत करता है? तो ये जो लाइन है वो रेगिस्तान में एक टूटी फूटी विशाल मूर्ति का वर्णन करता है, जिसका धड़ का मतलब ट्रंक यानी कि धड़ नहीं है। ये दिखाता है कि ओzymandias कभी कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति और गौरव ये सब बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, कहीं कुछ भी नहीं बचा। ये जो लाइन है वो इस बात का प्रतीक है कि मानव शक्ति और घमंड स्थायी नहीं होते, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली मानव रहा हो या उसको कितना भी घमंड रहा हो, ये कभी भी स्थायी नहीं होते बल्कि टेम्परेरी होते हैं, और समय और प्रकृति के सामने मनुष्य तुच्छ नजर आता है। तो इसीलिए हमारा रॉन एंड डेके ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का, What expression is seen on the statue's face? जो स्टैचू है उसके फेस पर किस तरीके के एक्सप्रेशन दिखाई दिए? तो प्राइड एंड क्रुएलिटी। तो मूर्ति के चेहरे पर जो है भाव कैसे नजर आते हैं? तो घमंडी और कठोर। प्राइड का मतलब घमंडी, क्रुएलिटी का मतलब बहुत कठोर व्यक्ति। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि द हैंड दैट मॉक देम, द हैंड दैट मॉक देम, इसका मतलब क्या हुआ? तो इससे यह तात्पर्य है, यहां पर जो हैंड है, हैंड का मतलब उस मूर्तिकार से है जिसने उस मूर्ति को बनाया, यानी कि जिसने ओzymandias की मूर्ति को बनाया, उसके लिए हैंड शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्कल्पचर। लेकिन पूरा समझ लीजिए, डैट मॉक्ड, मॉक्ड का मतलब होता है मजाक बनाना। इसका अर्थ यहाँ पर मजाक बनाना ना लेकर के, बल्कि क्या लोगे, पोइम के वे में नकल करना, हूबहू किसी को उतारना, ना कि मजाक उड़ाना। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कल्पचर होता है वो क्या करता है कि हूबहू एकदम नकल उतारता है उसकी। ठीक है। मूर्तिकार ने राजा के अहंकार, क्रूरता और गर्व को इतनी कुशलता से पत्थर के ऊपर उकेरा है कि राजा और मूर्तिकार दोनों के मर जाने के बाद भी उसके भाव अमर हो गए, यानी कि उस मूर्ति के ऊपर उसके भाव वैसे ही नजर आएंगे। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? स्कल्पचर, बी। और 10 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा, दी हार्ट दैट फेट। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हर्ट है, हर्ट शब्द यूज हुआ है, इसका भी मीनिंग राजा ओzymandias के हृदय या उसके स्वभाव से है। और यहाँ पे एक एफईडी, फैड शब्द यूज हुआ है, जिसका अर्थ है कि पोषण दिया, जिसने आज्ञा दी। यानी कि अगर हम साप्ताहिक रूप से इस पंक्ति का मीनिंग जाने तो ये होगा कि राजा का हृदय अपने अहंकार और क्रूरता से भरा हुआ है, उसी अहंकार ने उसकी मूर्ति के भावों को जन्म दिया। मूर्तिकार ने राजा के उसी घमंड और निरंकुश स्वभाव को पत्थर पर उकेरा है। इसीलिए यहां पर कौन सा, राजा ओzymandias यानी कि किंग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। राजा, द इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखा हुआ, तो उसकी मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ ऑन द स्टैचू सोज दिखाता है द किंग्स, क्या दिखाता है? प्राइड एंड एरोगेंस दिखाता है, घमंड और अहंकार दिखाता है। मूर्ति पर लिखा शिलालेख राजा का क्या दिखाता है? तो उसके घमंड को और उसके अहंकार को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, बोला ये गया है कि लुक ऑन माई वर्क्स या माइटी एंड डिस्पेयर एक्सप्रेस, मेरे कामों को देखो हे शक्तिशाली और निराश हो जाओ। ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है?
तो प्राइड एंड एरोगेंस को ही व्यक्त करता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम जरा इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं कि किस तरीके से ये जो पंक्ति है वो राजा के क्या दिखाता है, अत्यधिक घमंड को दर्शाती है। ठीक है, वह अपने को, जो राजा होता है किंग ओडिमेंटियस, वो अपने आप को क्या समझता है, क्या मानता है, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा मानता है और अन्य शक्तिशाली शासकों को चुनौती देता है कि वे उसके कार्यों को देखकर निराश हो जाएं। लेकिन कविता में आयरनी यह है, व्यंग यह है कि आज उसकी किसी भी महान उपलब्धि का अस्तित्व नहीं बचा, सिर्फ खंडहर रह गए। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हम कौन सा जाएंगे, प्राइड एंड एरोगेंस पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम का आपको सेंट्रल थीम बतानी है। ठीक है, मुख्य विषय क्या है, तो मानवीय शक्ति की क्षणभंगुरता। जो मानवीय शक्ति होती है उसका विनाश होना तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14 नंबर का। बोला यह गया, द पोइम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन। ये जो पोइम है, कविता है, किसके बीच अंतर को उजागर करती है, तो ये जो उजागर करती है पास्ट एंड प्रेजेंट, प्राइड एंड रुइन, ये दोनों को उजागर करती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पोइम। इस पोइम का टोन कैसा है, तो इस पोइम का टोन जो है वो आयरनिक है, मतलब थोड़ा सा व्यंग भरा है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देख लो, व्हाट फाइनली डिस्ट्रॉयज ह्यूमन पावर इन द पोइम। इस कविता में अंततः मानवीय शक्तियों को क्या नष्ट करता है, तो टाइम जो है, और टाइम जो समय होता है ना, वो हर चीज को नष्ट कर देता है। हमारे समय को भी नष्ट कर देता है, हमारे घमंड को भी, हमारे एरोगेंस, प्राइड, ठीक है, हमारी पावर, जितनी ह्यूमन पावर होती है उन सब को नष्ट कर सकता है। तो टाइम बहुत बलवान है। अगला, कोलोजल रैक रेफर्स टू, 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कोलोजल का मतलब क्या होता है, रैक यानी कि एक बहुत बड़ा मलबा कह सकते हो, विशाल मलबा। और वो मलबा किसका है, ब्रोकन स्टैचू का है। जो ओजीमेंडियस की स्टैचू बनाई गई थी अब वो बिल्कुल टूट चुकी है, यानी कि बिखर चुकी है, मलबे में परिवर्तित हो चुकी है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सेटिंग ऑफ द पोइम, इस पोइम की सेटिंग जो है लोनली डेजर्ट है, एक अकेला रेगिस्तान में इसकी सेटिंग दिखाई गई है। शैली बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट, जो पीबी शैली है किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित थे, तो रोमांटिक एज से ये बिलोंग करते थे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज शैली कन्वे थ्रू द पोइम। शैली जो है इस पोइम के माध्यम से क्या संदेश देते हैं कि जो मानवीय घमंड हमेशा नहीं रहता, जो ह्यूमन प्राइड है डज नॉट लास्ट फॉर एवर, ये जो मानवीय घमंड है वो हमेशा नहीं रहता है। तो इस चीज को वो क्या करते हैं, इस पोइम के माध्यम से हमें बताते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट, चलो ओजिमेंडियस इज अ सोनेट बता चुके हैं, पीबी शैली का सोनेट है ये। ठीक है, अगला क्या है, ओजिमेंडियस वाज रिटन इन, ये कब लिखी गई, 1817 में इसको लिखा गया, पब्लिश कब कराया गया था, इसके अगले साल 1818 में पब्लिश कराया गया था। किसमें, द एग्जामिनर पत्रिका थी, ली हंट के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। अब देखो इसी में यही बात पूछी गई, द पोएम ओजिमेंडियस वाज पब्लिश्ड इन 1818, किसमें, द एग्जामिनर में। अब अगला क्या है हमारा, हु पब्लिश्ड ओजिमेंडियस इन द एग्जामिनर। अच्छा, एग्जामिनर पत्रिका में ओजिमेंडियस सोनेट को पब्लिश कराने वाला कौन था, तो वो थे हमारे ली हंट। अगला, ओजिमेंडियस इज द ग्रीक नेम ऑफ विच इजिप्शियन रूलर, यानी कि जो ओजिमेंडियस था किस मिस्र के शासक का ग्रीक नाम है, तो रैमसेस, ध्यान बनाए रखना, रैमसेस सेकंड। अगला क्वेश्चन, दी सोनेट डील्स मेनली विद द थीम ऑफ, इस सोनेट मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है, तो मानवीय महानता का घमंड, इस चीज से संबंधित है ये। तो इसकी थीम यही हो जाएगी, वैनिटी ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। अगला क्वेश्चन, दी पोइम आल्सो एम्फसाइजेस द पावर ऑफ, कविता किसकी शक्ति पर जोर देती है, तो डेथ, मरना सबको है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ह्यूमन लाइफ इज, टेक्स्ट के अनुसार ह्यूमन लाइफ कैसी है, ट्रांजिटरी, यानी कि मानव जीवन कैसा है, नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है ना, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ओजिमेंडियस इज पोएम डिस्क्राइब एज, ओजिमेंडियस, कविता में ओजिमेंडियस को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो एक शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णित किया गया, पावरफुल किंग के रूप में। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ओजिमेंडियस स्टैचू, जो ओजिमेंडियस की मूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है, अब वो एकदम खंडर बन चुकी है, तो लाइज इन रुइंस, एकदम नष्ट हो चुकी है। ठीक है,
अगला, द स्टैचू अपीयर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज, बोला गया है कि मूर्ति एकदम महत्वहीन लगती है, जब वो खंडर बन गई है तो मूर्ति अट्रैक्टिव थोड़ी ना लगेगी, सीधी सी बात है। तो एकदम खंडर टाइप की लगती है, क्योंकि यह क्या विशाल रेगिस्तान में एक छोटा सा धब्बा, यानी कि अ स्पेक इन दी वास्ट डिजर्ट, एकदम छोटा सा धब्बा नजर आती है, बेकार, इसकी खूबसूरती अब बिल्कुल भी नहीं रही है। अगला, द पोएम सजेस्ट दैट मैन इज, ये जो पोएम है, कविता हमें बताती है कि मनुष्य प्रकृति के सामने कैसा है, एकदम तुच्छ है, ठीक है। इसका मतलब, प्यूनी का मतलब होता है तुच्छ होना, बिफोर नेचर, नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। बोथ ओजिमेंडियस एंड द स्कल्पचर हु मेड दिस स्टैचू आर, ओजिमेंडियस और उसकी मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार दोनों अब मर चुके हैं, यानी कि डेड। अगला क्वेश्चन है, द पोइम ओजिमेंडियस कंसिस्ट, जो पोइम हमारी ओजिमेंडियस है वो, उसमें टोटल कितनी लाइनें, 14 लाइनें, इसीलिए ये सोनेट है। अगला क्वेश्चन है, द पोइट सक्सीड्स इन पैकिंग द होल मैटर विद इन, यहां पर बोला गया है कि कभी पूरी बात को इसमें समेटने में सफल होता है, तो जो नैरो कैंपस ऑफ 14 लाइन, 14 लाइनों में ही अपनी पूरी बात को समेटने में सफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आई मीट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड इंडिकेट्स, कहता है मैं एक प्राचीन भूमि के एक यात्री से मिला, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, दूसरे वक्ता के माध्यम से बताई गई कहानी, अ स्टोरी टोल्ड थ्रू अनदर स्पीकर। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन सिंबलाइज, पत्थर के दो विशाल और बिना धड़ वाले पैर, मतलब अब राजा ओजिमेंडियस की जो मूर्ति है वो एकदम खंडर बन चुकी है और उसका धड़ भी नहीं है, खाली बस एक ट्रंक ठूटा खड़ा हुआ है दो पैरों पर, तो ये किसको, रुइन ऑफ ग्रेटनेस, महानता का विनाश दर्शाती है कि पहले राजा ओजिमेंडियस बहुत महान था, लेकिन समय के साथ अब वो खंडर, उसकी मूर्ति भी खंडर बन चुकी है, अब उसके पास कोई पावर नहीं है। किंग ऑफ किंग्स रिफ्लेक्ट ओजिमेंडियस फीलिंग, जो राजाओं का राजा ओजिमेंडियस की भावना को दर्शाता है, तो एक प्राइड की भावना, प्राइड एंड एरोगेंस की भावना को दर्शाता है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स हाईलाइट द आइडिया ऑफ, यानी कि इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, ये जो विचार है वो किस चीज का उजागर करता है, किस चीज को हाईलाइट करता है, तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को, पूर्ण विनाश को उजागर करता है। ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, इस पोएम का ओवरऑल मैसेज क्या है, तो इंसान का जो घमंड है वो अस्थायी होता है, ह्यूमन प्राइड इज टेम्परेरी। बताओ, ओजिमेंडियस वाज पब्लिश्ड, किसमें पब्लिश हुआ है, एग्जामिनर में पब्लिश हुआ है, कब पब्लिश हुआ है, 1818 में, किसके द्वारा, लियांट के द्वारा, ठीक है। अगला, ओजिमेंडियस इज द ग्रीक नेम ऑफ, ओजिमेंडियस का ग्रीक नेम क्या है, रैमसेस सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, अब यहां से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, क्या दे रखा है, ओजिमेंडियस इज द ग्रीक नेम ऑफ इजिप्शियन pharaoh रैमसेस सेकेंड, वेरी पावरफुल रूलर था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओजिमेंडियस प्राइमरीली डील्स विद द थीम ऑफ वैनिटी ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस, ठीक है, किसको, द ruined statue shows that human pride and power is temporary no matter how great a king once was, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो राजा कभी कितना भी महान रहा हो, शक्तिशाली रहा हो, लेकिन एक ना एक समय में जो टाइम होता है वो हर किसी को क्या बना देता है, बिल्कुल शक्तिहीन बना देता है, यानी कि ह्यूमन प्राइड एंड पावर क्या है, एक टेम्परेरी हो जाता है। एक फ्रेज दे रखी है कि एंटिक लैंड किस चीज को रेफर करता है, तो इजिप्ट को रेफर करता है, इजिप्शियन pharaoh, ठीक है, रैमसेस सेकेंड जिसका दूसरा नाम था ओजिमेंडियस, इसी को कहा गया है रैमसेस सेकेंड, जो कि इजिप्शियन pharaoh था, ठीक है। द रुइंड स्टैचू मेनली सिंबलाइज, ये इम्परमानेंस ऑफ पावर को दर्शाता है। ओजिमेंडियस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज आयरनिक। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत साथी।